प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक फ्लेमिंगो का पहला ही लेसन लेके चल रहा हूँ, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डोएटे। अब तक हम इस पे 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑन दिस लेसन। और लेट मी कनेक्ट यू विद द एंडिंग ऑफ द सेकंड वीडियो जहां हमने ख़त्म की थी, उससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा आपको। फ्रेंड्स हैड एंटर्ड द क्लास एंड he was thinking about so many things when occupied his seat on the last bench. As he sat there on his seat, then his eyes fell on the green dress of M. Hamel he was wearing on that time, and it was a very special dress of Mr. Hamel, and he always put on that dress on some special occasions like inspection day or prize days, and Franz was feeling a bit surprised at that as to why he had put on that particular dress. After sometimes his eyes also fell on the people who were sitting on the back benches. Those used to remain empty in the class. Then the teacher announced in a very serious tone that it was going to be his last lesson, and from the next day the German teacher would arrive the school and he would start teaching them German language instead of the French one in the districts of Alsace and Lorraine. तो इस तरह से जैसे ही उसने अपनी सीट ऑक्यूपाई की थी, पहले तो उसने अपने टीचर की तरफ देखा। उसको हैरानी हुई देख के कि उसने ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक कलर की सिल्कन कैप उसने ओढ़ी हुई थी, और ये वो ड्रेस थी जो उसके टीचर पर्टिकुलर ओकेजन्स पे पहनते थे, जैसे प्राइज डे है या फिर इंस्पेक्शन डेज हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें उन लोगों पे पड़ी जो गांव के लोग थे, बैक बेंचेस पे वो बैठे हुए थे। तो उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्यों है। फिर टीचर ने अपनी बात कहनी शुरू की और उन्होंने ये बताया कि वो दिन उनका आखिरी दिन है स्कूल में, और उस दिन जो क्लास उन्होंने शुरू की है ये उनकी फ्रेंच भाषा पे आखिरी क्लास होगी, और अगले दिन से कोई जर्मन टीचर आएगा और वो उनको एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को जर्मन भाषा सिखाए। तब फ्रेंड्स को ये शब्द उसके कानों पे ऐसे पड़े जैसे थंडर क्लैप होती है, जैसे वज्रपात होता है, और बहुत सी चीजें उसको क्लियर होने लगी। उसके माइंड में ये बातें स्पष्ट हो गई कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे लोग क्यों खड़े थे, क्या पढ़ रहे थे। यही नोटिस पढ़ रहे होंगे कि कल से स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी वगैरह वगैरह। और इस बीच जैसे वो इन विचारों में खोया हुआ था, पश्चाताप कर रहा था कि मैंने अपना समय बहुत नष्ट किया और मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी लिखनी आती नहीं है, इस तरह की बातें सोच रहा था कि काश कि उसने अपना समय बर्बाद न किया होता, घूमने न गया होता बाहर, बंक न किया होता है वगैरह वगैरह। ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसके टीचर ने उसका नाम पुकारा और वह खड़ा हो गया और उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने थे। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया था। नाउ प्रोसीड फर्दर। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब फ्रेंच की बारी थी कि वो अपना पाठ होमवर्क था उसको सुनाए, रूल्स उसको याद करने थे पार्टिसिपल्स के। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। उसे बिना मिस्टेक के, बिना फंबलिंग किए पार्टिसिपल का रूल एक लय में उसे बताने, उसे एक्सप्लेन करने थे, बिना रुके, बिना कोई गलती। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड stood there holding on to my desk, ये भी हमने पढ़ दिया था। My heart beating and not daring to look up। और फ्रेंच को कुछ नहीं आता था तो उसने बेंच को पकड़ लिया और नीचे गर्दन लटका के बिना टीचर की तरफ हौसला किए, डेयर किए, टीचर की तरफ नजरें मिलाने का उसमें डेयर नहीं था, हौसला नहीं था, और उसका दिल बीट कर रहा था। His heart was pounding, पाउंड करना होता है धड़कना। और एम हमील ने उसे कहा
I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुझे झिड़कूंगा नहीं, बस तुम्हें बुरा महसूस करना होगा. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have a plenty of time. अब एम हमेल फ्रेंड्स को एक मीडियम मान के अपने मन की बात उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को बता रहे हैं कि हम लोग कितने लापरवाह होते हैं. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have a plenty of time. I'll learn it tomorrow." कि किस तरह से हम आज का काम कल पे छोड़ते हैं, कल पे टाल देते, कहते हैं कि बहुत समय है, कल कर लेंगे. And now you see where we have come out. और इसका परिणाम आपने देखा कि हम कहाँ आ गए. That's the great trouble with Alsace. Alsace के लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी है. She puts off learning till tomorrow. यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के स्टूडेंट्स लर्निंग को कल पे टाल देते हैं, जो काम आज करना है उसे आगे सरका देते हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you. वो जो लोग वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, जर्मन सोल्जर्स who were drilling at the back of the sawmill in the ground, they have every right to satire on you. उन्हें तुम पे तंज कसने का पूरा इख्तियार है, पूरा अधिकार है कि वो तुम पे व्यंग मारे, कहें कि अपने आप को बहुत बड़े फ्रेंचमैन कहते हो और तुम्हें अपनी भाषा, अपनी मदर टंग फ्रेंच भाषा लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, तो किस अधिकार से तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो. इस तरह की तंज वो कसने का उन्हें पूरा अधिकार है. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक एंड राइट योर ओन लैंग्वेज. प्रिटेंड करना होता है टू मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना, प्रिटेंड करना, दिखावा दिखाना, टू शो ऑफ that you are Frenchman and you don't know anything about French language. Neither you can speak French language nor can you write French language. But you are not the worst, poor little friends. We have all great deal of reproach ourselves. फिर कहते हैं टीचर, फ्रेंड्स ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम ही अकेले नहीं हो इस बुरी हालत के लिए, तुम ही जिम्मेवार नहीं हो. You have all a great deal to reproach. तुम सभी इस मामले में बहुत अधिक दोषी हो. You are to blame. You have all much responsibility in spoiling yourself. We have all a great deal to reproach ourselves. इस बात के लिए तुम भी जिम्मेवार हो. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके पेरेंट्स कभी भी बच्चों को लर्न करने में, उन्हें सिखाने में, उनकी पढ़ाई लिखाई के मामले में you are never serious, कि तुम कभी भी गंभीर नहीं हुए. दे, अब फ्रेंड्स के पेरेंट्स को एड्रेस कर रहे, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी. और तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स सभी के पेरेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कि तुमने प्रीफर किया है. प्रीफर करना होता है टू थिंक इट बेटर, अच्छा समझना, कि तुम्हें पढ़ाई के स्थान पे स्कूल जाने की बजाय तुम्हें काम पे भेज दिया जाए. किसी फार्म पे काम करोगे तुम, किसी मिल में काम करके आओगे और कुछ पैसा लेके आओगे. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मेरा भी बहुत कसूर है, मैं भी दोषी हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की. एम हमेल का बगीचा है, बाग है वहाँ पे, स्कूल में ही गार्डन बनाया हुआ है, तो उसमें फूलों की क्यारियाँ होंगी, उनमें पानी देने के लिए क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा. इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू, बजाय तुम्हें पढ़ाने के मैंने तुम्हें क्यारियों में पानी देने के लिए भेज दिया. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिडंट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे. अगर मेरा मन हुआ कि मैं फिशिंग करूँ आज, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk on the French language. फिर वो एक बात से दूसरी बात पे आ गए और फ्रेंच भाषा के बारे में बातें कर रहे थे. Saying that it was the most beautiful language in the world. कह रहे थे कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर भाषा है. The clearest, सबसे स्पष्ट. The most logical, सबसे अधिक तार्किक भाषा है, इसमें लॉजिक है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी है, गार्ड करना है इसे
और कभी भी इस भाषा को भूलना नहीं है, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट्स एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि जब कभी भी किसी देश के लोगों को गुलाम बना दिया गया है, स्लेव बना दिया है, तो जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, अपनी भाषा को जानते हैं, तो समझ लो उनकी जेब में स्वतंत्र होने की चाबी है। वो अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, आज़ाद करा सकते हैं। अगर वो अपनी भाषा ही भुला देंगे तो उन्हें कोई ताकत नहीं है कि उनकी गुलामी से उन्हें आज़ाद करा सके। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने एक ग्रामर बुक खोली और जो पाठ उन्हें पढ़ाना था ग्रामर का वो पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फ्रेंच कहता है, यहाँ पे आई कौन है? फ्रेंच है, नरेटर है यहाँ पे। अल्फोंसो डोटे राइटर है, बट ही इज़ नॉट द नरेटर, फ्रेंच इज़ द नरेटर हियर। फ्रेंच यहाँ पे नरेटर है। वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, अमेज्ड मीन्स हैरान होना, कि लेसन मुझे कितना समझ आया। जो उस दिन लेसन पढ़ाया ग्रामर का, मुझे एक एक शब्द उसका याद आ गया, एक एक शब्द मुझे समझ आ गया। एंड ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। जो भी एम हमेल ने कहा, टीच किया, बहुत आसान था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मुझे ये भी कहना चाहिए यहाँ पे कि आज तक मैंने इतना मन लगा के कोई भी लेसन नहीं सुना था, और टीचर ने भी, एम हमेल ने भी इतने गंभीरता के साथ, इतने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपना कोई लेसन आज तक नहीं पढ़ाया था। आज तक इतनी गंभीरता के साथ अपना लेसन नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था, इट सीम्ड, इट अपीयर्ड दैट द टीचर वांटेड टू इनकलकेट इन आवर माइंड एवरीथिंग ही न्यू। जो कुछ भी वो अपने दिमाग में जानता था, जितना नॉलेज उसके दिमाग में था, आज वो सारा नॉलेज हमारे दिमाग में डालना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रयत्न में, एट वन स्ट्रोक मीन्स इन वन एफर्ट, ही वांटेड टू गिव अस ऑल द नॉलेज ही हैड इन हिज माइंड। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के पश्चात हमारा राइटिंग का लेसन आया। दैट डे एम हमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France Alsace। उस दिन एम हमेल ने हमारे लिए नई कॉपीज़ का प्रबंध किया था, जिस पे बहुत ही सुंदर राइटिंग से लिखा था, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जो पेजेस थे ऐसे लग रहे थे जैसे इस कमरे में, क्लासरूम में चारों तरफ छोटे छोटे झंडे, फ्रांस के झंडे फ्लोट कर रहे हों, उड़ रहे हों, तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारे डेस्क के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे डेस्क के ऊपर वो रोड से लटके छोटे छोटे झंडे थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. काश कि तुम ये देखते कि वहाँ पे कि किस तरह से सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, they were so much lost in their writing work now. They had no idea except writing. कि वो सभी खोए हुए थे अपने लिखने के कार्य में। And how quiet it was. And silence was prevailing there. Everybody was silent. The teacher was silent. The students were silent, and the people who were sitting at the back benches were also silent. The only sound was the scratching of the pens over the paper, because since everyone was busy writing, so only one sound was being heard. That was the scratching made by the friction of the pen when it was writing something on the paper. और स्क्रैचिंग प्रोड्यूस हो रही थी जब पेन चल रहे थे पेपर पे, तो उनसे
एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पूरा सन्नाटा देखो तो स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है कि बच्चे जैसे आंसर लिख रहे हैं तो पेपर पे जो फ्रिक्शन होती है उसकी आवाज़ आ रही होती है। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। और थोड़ी देर बाद कुछ बीटल्स, कुछ परिंदे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ते हुए कमरे में आए। आमतौर पे क्या होता था, बच्चों का ध्यान उनकी तरफ जाता था और वो उनको पकड़ने लग जाते थे, परंतु आज किसी का भी ध्यान उन बीटल्स की तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too। और छोटे छोटे बच्चे जो क्लास में थे उनका भी ध्यान उनकी तरफ, बीटल्स की तरफ नहीं गया। और वो बच्चे, द लिटिल वंस, द लिटिल चिल्ड्रन वर बिजी इन ट्रेसिंग फिश हुक्स ऑन देयर पेपर। और वो अपने पेपर पे फिश हुक्स को ट्रेस करने में लगे हुए थे, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए वो इतनी शिद्दत से, इतनी गंभीरता के साथ ये वो कर रहे थे जैसे कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहे हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब फ्रेंच का ध्यान ऊपर छत की तरफ जाता है, वहाँ से जैसे आमतौर पे वेंटिलेटर्स में पिजन्स अपना घोंसला बना लेते हैं, तो कहीं पे ऊपर से छत में से पिजन्स के कूइंग की आवाज़ आ रही थी, उनके गुटरगू करने की आवाज़ आ रही थी। तो फ्रेंच सोचता है कि क्या ये लोग, जर्मनी वाले लोग, इन पक्षियों को भी जर्मन भाषा में कूइंग करवाएंगे, मजबूर कर देंगे कि वो जर्मन भाषा में ही अपनी आवाज़ प्रोड्यूस करें। तो ये जो कहा फ्रेंच ने, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ये गंभीरता थी, इम्पैक्ट था। इट शोज द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड फ्रेंच। व्हाट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच माइंड वाज दैट दे वर नॉट गोइंग टू लर्न देयर लैंग्वेज फ्रेंच फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से वो अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। ही वॉज वेरी शॉक्ड। दिस शोज द शॉक दैट फ्रेंच हैड इन हिज माइंड व्हेन ही केम टू नो दैट they would no more learn French language about which he doesn't know anything till now। तो ये फ्रेंच के मानसिकता को शो करता है कि कितना उसे सदमा था, कि उसे लगता है कि जर्मन भाषा क्या पक्षियों को भी पढ़ा दी जाएगी। मतलब ये इट्स द क्रिएशन ऑफ हिज इनोसेंट माइंड, यू कैन से। ही हैज uttered these words out of some innocence। कुछ मासूमियत में उसने ये शब्द कहे। मे बी यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट टीच द बर्ड्स टू स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज। ही माइट नॉट नो दिस फैक्ट बिकॉज ही वॉज ए स्कूल गोइंग चाइल्ड। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। और जब कभी भी उसकी नज़रें फ्रेंच की एम हमेल की तरफ गई तो उसने देखा कि एम हमेल बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल स्थिर बैठे हुए, और वो क्लासरूम में कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं, कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज़ को अपने दिमाग में कैद करना चाहते हैं। ही वांटेड टू कैप्चर everything in his mind as a sweet memory of his school where he taught the students for 40 years। जिस स्कूल में उसने 40 साल पढ़ाया है, उसकी हर चीज़ से टीचर को प्यार था और हर चीज़ को वो अपने जहन में, अपने दिमाग में एक स्वीट मेमोरी की तरह, एक मीठी मधुर मुस्कान की तरह कैद करना चाहता था। फैंसी मीन्स इमेजिन, कल्पना करो। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that। Just imagine M. Hamel had worked there as a teacher for 40 years and his office and the classroom was just in front of। He had been there in the same place with his garden outside the window, खिड़की से बाहर उसका बाग था, and his class in front of him, और उसकी क्लास उसके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसी थी
कोई बदलाव नहीं आया था खास उसमें। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ। सिर्फ बेंच और डेस्क घिस गए थे, थोड़े प्लेन हो गए थे यूसेज की वजह से। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो गार्डन में वॉलनट ट्रीज थे, वृक्ष थे, वो लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो उसने क्लासरूम के बाहर एक हॉप वाइन जो बेल होती है वो प्लांट की थी, आज वो बेल बड़ी होके छत तक चली गई है, ऊपर चढ़ गई है छत के ऊपर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। और ये सब छोड़ने का विचार उसके दिमाग में जब आता होगा, कितना दुखी महसूस करता होगा एम हमेल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए ये सब कुछ। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ। क्लासरूम के ऊपर उनका रेजिडेंस था, वहाँ पे उसकी जो बहन थी पैकिंग कर रही थी, उसकी इधर उधर मूव कर रही थी वो, तो उस आवाज़ को भी सुन के उसको कितना दुख महसूस होता होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ये देश छोड़ के जाना होगा। एल्सेस और लोरेन में आप जानते हैं कि जर्मन सोल्जर्स का अधिकार हो गया, तो उसका घर इन एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा, इसलिए ही वुड हैव टू लीव दैट प्लेस। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु जो भी वर्क था उस दिन का, जो भी बच्चों को काम दिया था या जो काम करवाना था, उसको आखिरी तक वो करवाने का उसमें साहस था। ये नहीं था कि आखिरी दिन है उसका, लास्ट डे है, वो कुछ भी ना कराए। ही वॉज सो मच स्टूडियस, ही वॉज सो मच हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग टीचर, दैट ही wanted to finish all his work he wanted to do on that day. और serious था, he was very serious in his work, he was dedicated to his service of teaching and he didn't waste a moment of his class. एक भी पल उसने अपनी क्लास का वेस्ट नहीं किया, ये सोचते हुए कि that it would be his last lesson and therefore he should not teach on that day. After the writing we had a lesson in history. Writing के बाद एक history का lesson था and then the babies chanted बा बेबी बो बू। फिर छोटे बच्चों का साउंड सिखाने का, जो साउंड्स होती हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो सिखाने का लेसन आया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और पीछे कमरे क्लासरूम के बैक पे मिस्टर हाउसर बैठा हुआ था और वो छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहा था, स्पेल कर रहा था वर्ड्स को, लेटर्स को, और उनकी साउंड निकाल रहा था। चश्मा उसने पहना हुआ है और प्राइमर उसके हाथ में है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था साथ साथ। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। उसकी आवाज में इतनी भावना चार्ज, इतनी भावनाएं थी कि आवाज चोक कर रही थी, कांप रही थी, बोला नहीं जा रहा था उस पे सही तरीके से। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। इतना फनी लग रहा था कि हम सब बच्चे रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे, दोनों तरह के इमोशन हम महसूस कर रहे थे। हाउ वेल आई remember it, that last lesson, and how well I remember it। और आखिरी लेसन को मैं कितना अच्छी तरीके से याद, वह आखिरी लेसन मुझे कितना अच्छी तरह से याद है। दैट लेसन ऑल एट वंस, और ये ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स अपने इस लास्ट लेसन को बहुत दिनों बाद याद करके नरेट कर रहा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च क्लॉक ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, फिर एंजलस की घंटियां बजी, चर्च बेल्स जो प्रेयर अनाउंस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एंजलस। और एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रिस्टियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर और विंडोज। हमारी खिड़कियों से कुछ और आवाज आई। प्रेसियन सोल्जर्स, ऐसा लग रहा था वो वापस जा रहे थे ड्रिल करने के पश्चात, तो ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई दी, जैसे ट्रम्पेट बजते हैं उनके वापसी पे। एम हमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब एम हमेल अपनी चेयर से उठा, उसका चेहरा बिल्कुल पीलक छाई हुई थी। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। जब उसे खड़ा होते देखा, बड़े ध्यान से एम हमेल को देखा फ्रेंड्स ने, तो
उसे लगा कि एम हमेल इतना लंबा है, मतलब एम हमेल को उसने पहली बार इस तरीके से नजदीकी से बड़े ध्यान से देखा खड़े खड़े होते हुए। आई सॉ हिम लुक सो टॉल, आई सॉ हिम लुक सो टॉल, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई, और फिर भावनात्मक वे में उसकी आवाज में चोकिंग थी, गंभीरता थी। उसने सभी को कहा मेरे दोस्तों, आई, बट समथिंग चोक हिम, कुछ इमोशंस ने उसकी आवाज को चोक किया। उसकी आवाज में चोकिंग आ गई, मतलब भर्रा गई आवाज उसकी भावनात्मक वे में, वो बोल नहीं पाया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. फिर उसने he summoned up courage and strength and he took a piece of chalk and wrote in block letter in big letters, Viva la France, Viva la France. तो उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह कर लिया, सभी को सहन करते हुए बड़ी हिम्मत के साथ उसने बड़ा बड़ा लिखा, Viva la France, Long live France. Then he stood up, then he stopped, फिर वो रुका, and leaned his head against the wall. Lean का मतलब क्या होता है? झुकाना, अपना सिर दीवार की तरफ झुका लिया, and without a word, और बिना कोई शब्द किए, he made a gesture, उसने एक इशारा किया, gesture इंडिकेशन किया to us with his hand, हमारी तरफ, और कहा स्कूल, इशारे में कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, जैसे ऐसे कहा यू मे गो। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट लेसन लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।